हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं अमन लेकर आ गया हूँ करंट रेसिपी का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 9 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। एकदम कंसेप्ट से हम लोग चल रहे हैं, एक एक कंसेप्ट पकड़ पकड़ के। और जो मैं यहाँ नोट्स लिखवा रहा हूँ वो बहुत ही सीधा साधा लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए वो सही से, है ना। और हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी बहुत सारा कर लिया है, ठीक है। तो आज का भी डीपीपी आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा क्योंकि आज भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल करने वाले हैं नहीं। न्यूमेरिकल क्योंकि अब न्यूमेरिकल बचा ही नहीं है ना। न्यूमेरिकल बचा ही नहीं है और न्यूमेरिकल का जरूरत पड़ा तो मैंने जो कहा कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं जो एक सीरीज लॉन्च करूंगा जिसमें सिर्फ अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। तो लेक्चर नंबर 9 तक हम लोगों ने क्या किया, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं, है ना। मैंने सभी लेक्चर नंबर 2 से मैंने जो शुरू किया था सब में मैंने नजर डलवाते आप लोग आ रहा हूं फॉर्मूला के ऊपर, ताकि आप लोगों को फॉर्मूला टिका रहे, ठीक है। तो इधर फिर फॉर्मूला लिखते हैं और फॉर्मूला चार्ट जो है जरूर से बना लेना, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बहुत वो काम देगा एग्जाम के एंड में। आप लोगों को वो बहुत काम देने वाला है क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा नहीं कि आप एक एक न्यूमेरिकल बनाओ, बस फॉर्मूला एक बार देख लेना और पहले का प्रैक्टिस किया हुआ न्यूमेरिकल उस वक्त क्या करना, पुराने साल का जो पेपर है ना, उसे उठाकर सॉल्व करना उस दिन, क्योंकि फिजिक्स में अब थ्योरी नहीं आएगा। जो पूछेगा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, आपको वहां बना के आंसर देना होगा। आपका जितना क्लियर होगा माइंड उतना ही बढ़िया, है ना। तो एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये सबको पता है फॉर्मूला भैया क्या है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, है ना, कूलम्स लॉ। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, V इक्वल्स टू W बाई Q विच इज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, VA माइनस VB इक्वल्स टू W बाई Q। ये भी किसका था, पोटेंशियल डिफरेंस का। चौथा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, EMF इक्वल्स टू IR प्लस R, जो कि हम लोगों ने EMF, जो हम लोगों ने रिलेशन बताया था EMF इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का। अच्छा, इन सब का मैंने डेरिवेशन भी कराया है। इन दोनों का है डेरिवेशन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस का दोनों फॉर्मूला कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसका डेरिवेशन हुआ है, इसका डेरिवेशन हुआ है। जिसका इसका डेरिवेशन हुआ है मैं यहाँ टिक करते जा रहा हूँ और आप अगर इस लेक्चर में नहीं हो तो आपको उसको देखना ही होगा क्योंकि डेरिवेशन आपसे शायद पूछे ना, मगर कंसेप्ट आने के लिए, कंसेप्ट को आपके दिमाग में डालने के लिए डेरिवेशन जरूरी बन जाता है ना। तो फिर आते हैं अगला, हम लोगों ने क्या कवर किया था, जिस ओम्स लॉ, क्या था ये, ओम्स लॉ। एंड द नेक्स्ट इज दिस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सेवेंथ चीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका था पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अच्छा चलो, कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, लिख लेना यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारे हमने फॉर्मूला किया था और इसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, है ना। इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। तो अब अगला फॉर्मूला हम लोगों ने क्या किया था, जो लोग पूरा लेक्चर देख रहे होंगे सोच रहे होंगे बार बार एक ही चीज हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, मगर दिमाग में डालने के लिए। और जब जब मैं एक लेक्चर में लिखवा रहा हूँ फॉर्मूला, आप लोग फिर से एक बार लिख लो आप रफ कॉपी में। अगर आपका फॉर्मूला शीट बना हुआ है उसको छोड़ के आप एक रफ कॉपी में लिख लो ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा लिखते लिखते। मैंने
10 लेक्चर में मैक्सिमम मैंने 8 से 9 टाइम्स मैंने मतलब उसको पूरा फॉर्मूला मैं लिखवाया, मैक्सिमम 8 9 नहीं शायद 8 बार फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूँ। 8 बार में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना, मतलब दिमाग में आ ही जाएगा अगर आप सब लिखे हो तो वैसे, है ना। तो हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन तक किया था और फिर अगला हम लोगों ने जितना भी नंबर था बीओटी वाला किया था, जो हम लोगों को इलेक्ट्रिक बिल निकालने में मदद कर रहा था, और हम लोगों ने कुछ नहीं किया था शायद, है ना। अच्छा, अब रूल्स पे आते हैं भैया। रूल हम लोगों ने क्या क्या कर लिया और क्या क्या बाकी है। रूल्स तो हम लोगों ने पहले कर क्या लिया पहले वो देखते हैं। किया हम लोगों ने ओस्टेड रूल, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं या वो भी जो भी है रूल जो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था, जो मैंने बताया भी है पर्टिकुलर डेफिनेशन। फिर हम लोगों ने किया था एम्पियर स्विमिंग रूल, अच्छा रूल देखो भाई इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बस आपको एक बार पढ़ लेना है, ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ये मेन आपको पढ़ना भी है और रूल है ये। तो रूल को आप बना तो सकते नहीं, आपको एकदम पर्टिकुलर लाइन एकदम उठा के वहां से एकदम रट के ही जाना होगा, क्योंकि वो रूल है, सिद्धांत है, लॉ है, जितने भी लॉ है ना, उसे आप बना नहीं सकते। आप उसे क्या करोगे, एकदम रटोगे उसे। और रटना भी क्या मतलब, अगर समझ जाते हो तो वो रटना भी इजी हो जाता है, लगता है कि आप समझ ही गए हो, है ना। उसे उठाकर एक बार लिख लेना रूल, जितना लॉ और रूल वगैरह। एम्पियर स्विमिंग रूल हो गया, राइट हैंड ग्रास्पिंग रूल, ये हम लोगों ने किया था। फिर क्या था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, और कोई रूल हम लोगों ने किया नहीं है, मगर इसके बाद भी हम लोगों ने वो पढ़ा था ना कि अपना डायरेक्शन कैसे बदला है नॉर्थ पोल साउथ पोल का, जो कि इंपॉर्टेंट था। और एक चीज किया था हम लोगों ने कि एक सर्कुलर लूप का हम लोगों ने डायग्राम बना के उसका देखा था दिया कि उसमें राइट हैंड ग्रास्पिंग रूल कैसे आप लगा सकते हो, राइट हैंड ग्रास्पिंग रूल आप कैसे लगा सकते हो। लूप था, सर्कुलर लूप लिखते हैं यहाँ। यही बस हुआ था। और आज का जो मेन मकसद है लेक्चर का, आज हम लोग देखो भैया कवर क्या करने वाले हैं। ये राइट हैंड ग्रास्पिंग रूल इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल इंपॉर्टेंट है। ये आपसे शायद ही डेफिनेशन पूछे, इसका पूछ सकता है आपसे एकदम लॉ आपसे डायरेक्टली, ये शायद नहीं पूछेगा। ये आपसे पूछेगा तो कहीं ना कहीं लगा के पूछ देगा, हो सकता हो, या फिर पूछ भी ले, ये इंपॉर्टेंट में है ही वैसे। और ये दोनों, ये तीन लॉ, ये तीन जो रूल है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे आप लिख लो। इसके इंपॉर्टेंट क्या है, जितना वी लगाना चाहते हो उतना वी लगा सकते हो, क्योंकि ये इस बार का इंपॉर्टेंट है। और बीओटी वाला फॉर्मूला इलेक्ट्रिक बिल निकालने का, अगर आप लेक्चर में नए हो तो इलेक्ट्रिक बिल मैंने लेक्चर नंबर 8 या 9 में किया है, आप उसे भी देख लो। देखना तो आपको सभी है, मगर इलेक्ट्रिक बिल हर साल पूछता है, इस साल भी पूछते, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो किसके ऊपर है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बार्लो बिल। क्या पढ़ेंगे, बार्लो बिल। और क्या पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हम लोग डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल तो करेंगे ही, मगर इसका मैं आपको एकदम डायग्राम बना के भी दिखलाऊंगा कि भैया मतलब काम कैसे करता है असल में, है ना। तो पहले तो अच्छा, इन दोनों में पहले काम क्या है, इन दोनों को क्यों दिया हुआ आप लोग वो भी जान लो। इसमें आपको बताएगा कि भैया लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कैसे यूजफुल है ना, किस तरह यूजफुल है, वो सब चीजें बताई जाएगी।
तो पहले डीसी मोटर पे ही आते हैं, फिर बारलोविल कवर करेंगे। डीसी मोटर है ना। तो इसके बाद पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा डायग्राम, एक मिनट। है ना, ये नॉट को समझ लो और ध्यान में बनाते हैं। फिर ये साउथ को समझ लो। इसके बीच में एक कॉइल है, ठीक है, इसके बीच में एक कॉइल है। यहां से एक ब्रश है और फिर डायग्राम थोड़ा सा इसका बनाने में डायग्राम से अच्छा बन। तो आज अपना उस रफ डायग्राम में, ठीक है, मैं यहाँ एक नॉर्थ को ले लेते हैं और ये यहाँ एक साउथ को, ये नॉर्थ ये साउथ, और यहाँ एक क्या रख देते हैं, एक कॉइल, ठीक है, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। मान लो बैटरी है, कुछ कनेक्टेड है, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, पहले ये समझेंगे फिर इस पे आएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन, हम लोगों ने पहले ही मैंने आप लोगों को बतला दिया कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से कहां, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह, हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर लाइन को पकड़ते हैं। पहले पकड़ते हैं इस वाले लाइन को, ये जो हिस्सा ये वाला दे रहा होगा बराबर, है ना, ये हिस्सा पहले पकड़ते हैं। तो ये हिस्सा पहले कैसा है, ऐसा देखने में है, ठीक है, ये इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड बह रहा है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, कुछ इस तरफ डायरेक्शन है ना, कुछ इस तरफ डायरेक्शन। अब इसमें लगा दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, निकालो लेफ्ट हैंड अपना और लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड भी है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। थंब कहाँ आपका, फ्लो ऑफ अ करंट कहाँ है, ऊपर डायरेक्शन में, ठीक है, फ्लो ऑफ अ करंट ऊपर डायरेक्शन में। तो आप इसे कैसे पकड़ोगे, ऐसे यूं, है ना, थंब आपका छिप जाएगा, ये बतलाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बतलाएगा मोशन। मोशन कहाँ इसका, अंदर है मोशन। ये आपका अंगूठा कैसा, ये आप ऐसा पकड़े हो इसे, आप इसे यूं घुमा दो, अगर अंगूठा छिप गया मतलब ये अंदर का डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। तो ये किस तरफ घूमेगा, ये जाएगा अंदर की तरफ, है ना ये घूमेगा अंदर की तरफ। फिर से लगा लो आप, फिर से देख लो, ये है हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा आपका मोशन, और मोशन क्या हो रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, थंब यानी अंदर की तरफ मोशन होगा, यानी जो इसका ये वाला हिस्सा है जहां पे करंट आ रहा है वो नीचे की तरफ झुकेगा। कहाँ झुकेगा, नीचे की तरफ, है ना। देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का यूज देखो। अब पकड़ेंगे हम लोग ये वाला हिस्सा, ये भी कॉइल था, ये हिस्सा पकड़ते हैं और इसे भी बनाते हैं। इसमें भी ऐसा ही कुछ, यहाँ से फ्लो करेगा एकदम सही, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है आपका,
ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, क्योंकि वो घूम के वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना। आपने दो कॉइल में ये सेल लगाया था, है ना, सेल लगाया था और दोनों को ऊपर से कनेक्टेड किया था, तो क्या होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ इस हिस्से से करंट फ्लो हो रहा है, ये वाले हिस्से से, तो यहाँ से फ्लो होके इस तरफ होके फिर ऐसे ही फ्लो होगा, फिर कुछ यूज इस तरह फ्लो होगा, तो ये करंट का डायरेक्शन इस तरफ आया, ठीक है। अब यहाँ भी लगा दो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और आपको दिख जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, मोशन कहाँ है, तो बाहर निकल रहा है ना, ये बाहर आ रहा है, देख लो। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ। पहले क्या था, पहले सिर्फ करंट का डायरेक्शन चेंज था तो हम लोगों ने ये ऐसे घुमा दिया था। अब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे की तरफ है तो हम लोगों ने इस तरफ घुमा दिया, और अब देखो ये बाहर की तरफ, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये बाहर की तरफ घूमेगा। यानी आपको एक मतलब ये दोनों मान लो कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, तो मैंने क्या बोला, ये वाला हिस्सा अंदर तो ये बाहर, मतलब ये कुछ ऐसा घूमेगा, है ना। ये फिर से देखो भाई, हर कोशिश आप लोगों को समझाने की। तो ये क्या भाई, मैंने क्या बोला, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, सॉरी ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ, है ना, तो ये अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉक कैसे रोटेट करता है, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा रोटेट करता है, और ये क्या कर रहा है, ये यूं कर रहा है, शायद ये क्लॉकवाइज हुआ है। अच्छा देख लेना, ये कैसा डायरेक्शन आ रहा है, ये इस तरफ डायरेक्शन आ रहा है, ठीक है, मतलब ये ऐसा घूमते रहेगा आपका, है ना, ये ऐसा 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 घूमेगा अपना एक्सिस। अब यही वाला चीज यहाँ देख लो और क्लियर करने के लिए। यहाँ पे भी देखो भैया, फिर हम लोग एक करके हिस्सा निकालते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही फ्लो होगा, इसमें भी लगा दो भाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो पहले इस वाले हिस्से को पढ़ते हैं, इसे नाम दे देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। ए बी, पहले ए देखें या बी देखें, चलो ए देखते हैं, पिछला बार हमने बी देखा था, इस बार ए देखते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, अंदर मोशन, ये कहाँ गया अंदर, इस पे आप, ये कहाँ नीचे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ इस तरफ, मोशन कहाँ बाहर, मोशन कहाँ बाहर, है ना। तो ये व्हील कुछ रोटेट करेगा इस तरह, है ना, इस तरह रोटेट करेगा एकदम उसकी तरह जिसका मैंने पिछला बार दिखलाया। अब एक काम करते हैं, पहले हम लोग कॉइल ले लेते हैं। अब नॉट पोल ये मान लो साउथ पोल, ठीक है। यहां हम लोग एक कंडक्टर रख देते हैं और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। तो हम लोग बोला कि भैया इसी पे पूरा एकदम करंट हम लोग सब करंट फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है ना, उस तरफ से इस तरफ, मतलब करंट कुछ इसमें ऐसा फ्लो होगा इस डायरेक्शन। तो आपको बताना है कि भैया इसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो किस तरफ होगा। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मोशन इस तरफ, तो ये कैसा होगा, ये बाहर की तरफ, इसका मोशन क्या होगा बाहर की तरफ, यानी ये ऐसा घूमेगा, ऐसा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, ऐसी तरफ। आप कुछ समझ ही गए होगा, मतलब ये कुछ ऐसा घूमेगा अंदर।
तो यही जो है डीसी मोटर का मतलब जो डीसी मोटर का आपका तरीका है काम करने का यही। अब इसका थोड़ा वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका एक हिस्सा मिल जाए, मतलब लिखने लायक। आप एग्जाम में वो तो नहीं लिखोगे, यही लिखने वाले हैं तो मैं बता रहा। तो भैया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर मैंने लिख दिया, बहुत सीधा सा देखने में थोड़ा बड़ा, लेकिन अगर आपसे कॉपी में लिखोगे तो फिर आपका ये मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 लाइन में खत्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डेफिनेशन है नहीं, ज़्यादा बड़ा वर्किंग प्रिंसिपल है नहीं। तो एक बार देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रोटेटिंग डिवाइस, इज रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? एक रोटेटिंग डिवाइस है which converts electric energy into mechanical energy. The motor works under the principle of that when electric current is passed through a conductor placed perpendicular in a magnetic field, the force acts on the conductor and it begins to move and mechanical energy is obtained. एक बार फिर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। एक बार तो मैंने पढ़ के लिखवा दिया कि आप लोग मतलब एक बार मैं पढ़ के दिखला दिया कि आप लोग मतलब लिख सको अगर हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं समझने पे। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ रोटेटिंग डिवाइस। इलेक्ट्रिक मोटर एक घूमने वाला डिवाइस है विच कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये जो लाइन मैंने ब्लू में लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ लेगा भैया डीसी मोटर इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो भैया आंसर मैकेनिकल एनर्जी। फिर आगे आते हैं। द मोटर वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ दैट, मोटर वर्क करता है उस सिद्धांत पे, उस प्रिंसिपल पे, दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास हुआ कंडक्टर से प्लेस परपेंडिकुलरली, जो कि परपेंडिकुलरली प्लेस है, किस सिद्धांत पे वर्क करता है भाई? जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा थ्रू अ कंडक्टर प्लेस परपेंडिकुलरली, जो कंडक्टर प्लेस होगा परपेंडिकुलरली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर, जो फोर्स होगा वो एक्ट होगा कंडक्टर पे और कंडक्टर बिगिंस टू फ्लो, कंडक्टर बिगिंस टू मूव, कंडक्टर क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा। एंड मैकेनिकल एनर्जी इज ऑफ, और आपको मैकेनिकल एनर्जी ऑफ आपको मिलेगा। ओबेइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिख दो ओबेइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ब्रैकेट में। ओबेइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ओबेइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भैया खत्म हो गया ये वर्किंग प्रिंसिपल इसका, है ना? है ना। अब बात करते हैं भैया बार्लो व्हील। इसका तो मैं डेफिनेशन में पहले ही बोल चुका, मैं नहीं लिखवाऊंगा। बार्लो व्हील का मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाने वाला हूँ, तो हेडिंग डाल लेते हैं बार्लो, क्योंकि इसका आपसे पूछेगा भी नहीं वर्किंग प्रिंसिपल से। अगर वर्किंग प्रिंसिपल आप लिखने जाओगे तो 2 पेज से कम का नहीं होगा, है ना? 2 पेज से कम का नहीं होगा। उसका वर्किंग प्रिंसिपल है ही कुछ ऐसा, बस आपसे सिली क्वेश्चन पूछेगा छोटा मोटा, जो मैं करवा दूंगा। अगर आपसे बोलेगा सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे या दोनों एक संग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या अगर दोनों अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें जो मैं आपको करवा दूंगा। उसके लिए आप टेंशन मुक्त रहो, इसी लेक्चर में होगा जाएगा, इसके बाद ही। लेकिन आपको देख लेना है आपके इस पहले तो स्क्रीन के सामने एक फोटो आएगा बार्लो व्हील का, देखो अभी आ गया, है ना? तो उसे देख लो और उसी से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक, ये टेबल ले लो, है ना? बार्लो व्हील का तो ने देखा होगा, एक टेबल पे प्लेस होगा, ठीक है? यहाँ से एक आपका ये स्टार शेप रहता है,
ऐसे ही कुछ देखने में था ना भाई, ऐसे ही देखने में था, मतलब थोड़ा सा डायग्राम खराब है लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैंने आपको एक चीज कहा कि भैया थोड़े बहुत मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो, है ना? थोड़ा भरोसा करके देखो कि मैंने कहा, मतलब आप भरोसा कर सकते हो मुझ पे कि मैं आप पे भैया करंट में इस तरफ फ्लो कर रहा हूँ, भरोसा कराओ कि मैं इस तरफ फ्लो कर रहा हूँ, भरोसा करो मुझे, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है ना? इस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ, इस डायरेक्शन में। यहाँ बारलोविल का यूज देखना। जब होता क्या है, आप लोगों की बुक में लिखा है कि भैया जैसे ही हम लोग करंट अप्लाई करते हैं, अच्छा पहले देखो इसमें लिखा क्या रहता है, हाँ जी हाँ जी, पहले मेन मेन चीज ये क्या है, आपका व्हील है, इसके अंदर जो मैं ये डॉटेड लाइन देख रहे हो अंदर है, ये मरकरी है, मरकरी यानी Hg, है ना? पढ़ाई होगी मरकरी। ये क्या है, आपका मैग्नेट है, ठीक है? और आपका कुछ नहीं है, तो रब करते हैं, और वो वाला हिस्सा सिर्फ पकड़ता है। मान लो ये आ रहा है, ठीक है, ये मरकरी मैंने यहाँ डाल दिया है, थोड़ा छोटा लेवल में ही मरकरी डालते हैं, ठीक है? ये मरकरी है यहाँ, ठीक है, और यहाँ आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट मैंने डाल दिया है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल है, ये अपना साउथ पोल है, करंट में इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, अंदर क्या है, मरकरी है, मैंने सब बता दिया। मैंने कहा कि भैया करंट इस तरफ से फ्लो हो रहा है ना? आप लोगों को मैंने मानने वाली क्या बात बताई थी, करंट इस तरफ से फ्लो हो रहा है, मानने वाली क्या, मैंने मतलब फ्लो हो रहा है बस। तो अब देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, है ना? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ रहा है, इस तरफ, इस तरफ प्लेस्ड है, और डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, है ना? डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ भैया, आपका इस तरफ, नीचे डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड आपका किस तरफ है भाई, आप अगर इसे ऐसे देखो, अब हो जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, यहां से यहां फ्लो हो रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ डायरेक्शन, मोशन किस तरफ, इस तरफ, ये वाला मोशन, मोशन कहां होगा, इस डायरेक्शन में, बस बारलोविल का यूज। आपसे यही बारलोविल घुमा फिरा के उतने बुक में बोला गया है, बस यही बात आपको देखना था भैया। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ, अंदर, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गया मोशन, ये गया करंट का डायरेक्शन, तो सब हो गया। आपसे देखिए पूछने में एक सवाल आपसे पूछ सकता है, इन विच थिंग्स डज बारलोविल डिपेंड्स, किन चीजों पर बारलोविल डिपेंड करता है? तो भैया पहला इसका आंसर है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक एंड स्ट्रेंथ ऑफ, इन चीजों पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, इसको आप नोट में डाल लो, ठीक है? और एक चीज इन्वर्टेड कॉमा में लिख लो, पूछेगा आपसे क्या, भाई आपसे पूछेगा, उसने बार्लो will actually illustrates the principal action of a simple DC motor.
भैया किसको क्या ये इलुस्ट्रेट करता है, तो भैया एक्चुअली ये इलुस्ट्रेट करता है सिंपल डीसी मोटर को इलुस्ट्रेट करता है, आपको दिखाने की कोशिश करता है। अब इसके आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है अपनी कॉपी में वो है द करंट इज फ्लो इज ऑपोजिट। बारलोविल में अगर हम करंट का फ्लो ही ऑपोजिट कर दें, लिख लो नोट्स में ऐसे पॉइंट देखें, बाय ऑपोजिटिंग द करंट फ्लो ऑफ अ करंट। तो अब देखो होता क्या है या करंट फ्लो इज ऑपोजिट, तो लिखो इफ द फ्लो ऑफ अ करंट opposite then the wheel starts rotating in opposite direction by keeping the magnetic field सेम। मैग्नेटिक फील्ड सेम रख के तो क्या होगा, डायरेक्शन जो है करंट का व्हील का वो चेंज हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया अगर डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ रहती है और मैंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो देख लो भाई आपका जो एक मिनट हाँ ऐसा हो तो यार मोशन का देखो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। मोशन का आप इसको 3D में समझ के पढ़ो तो देखना मोशन का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। व्हील आपका इस तरफ घूमता था तो इस तरफ घूमने लगेगा, ठीक है। फिर अब when magnetic field is reversed, लिख लो when magnetic field is reversed, अगर मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा, इफ द मैग्नेटिक फील्ड is reversed then the wheel starts rotating in opposite direction। यही है। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा व्हील, अगर मैग्नेटिक फील्ड को बदल दो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ फ्लो आने लगेगा तो व्हील ऑफ कोर्स सीधी सी बात है इस तरफ आता तो इस तरफ घूमने लगेगा, है ना। और फिर अगला इफ, हाँ लिख दो, इफ बोथ मैग्नेटिक एंड इफ मैग्नेटिक field is reversed and simultaneously the current flow is also reversed। तो अब देखो भाई क्या होने वाला है, आप लिख लेना यहां से, यहां क्वेश्चन में लिख देना यहां व्हेन, है ना, यहां लिख देना व्हेन बोथ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड। तो अब आंसर में लिखना इफ the both the magnetic field is reversed simultaneously and simultaneously the current flow is reversed is reversed, then the wheel will rotate in same direction, same direction।
दोनों ही चेंज करो, देखो यार कंडीशन ही वही पड़ जाएगा, है ना। दोनों को रिवर्स कर दो तो आपका वही मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फ्लो ऑफ अ करंट ऊपर की तरफ, और जो आपका डायरेक्शन है वो इस तरफ आ जाएगा, है ना। अब अगला देखते हैं, इफ when AC is applied instead of DC, लिख दो, when AC is applied instead of DC। हम लोग बार्लो बिल में ये याद रखें ना, एक नोट कर लो वहां लिख के, DC current is used to in Barlow है ना। ये एक नोट बना लो, अगर बार्लो व्हील यूज हो रहा है डीसी मोटर, डीसी करंट यूज होता है, तो मैं बोल रहा हूं कि भी उसकी जगह एसी करंट फ्लो करवाओ, तब क्या होगा, तो लिखो इफ एसी इज अप्लाइड इंस्टेड ऑफ डीसी देन द व्हील स्टॉप रोटेटिंग, रुक जाएगा, रोटेट करना ही बंद हो जाएगा। इसी के लिए डीसी मोटर जरूरी है ना। तो यही था भैया डीसी मोटर पे। अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ये सब चीज अधिकतर बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये गिनी चुनी बुक में मिलेगी आपको, कि भैया कहीं लिखा हो ये 3 क्वेश्चन। तो आज का मैं लेक्चर यही एंड कर रहा हूं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक चीज जो भैया मैं बतला रहा हूं बार बार, ये लेक्चर नंबर 10 है, इसके बाद शायद और 2 लेक्चर हो, और 12 लेक्चर में करंट हम लोग पूरा खत्म कर देंगे, है ना, 12 लेक्चर में, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्सिमम सिलेबस 70 नहीं बोल सकते, मतलब 60% तो भैया कवर हम लोगों ने कर ही दिया, 60% ऑफ सिलेबस कवर हम लोगों ने कर लिया। और आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। डीबीपी आज का आपको नहीं मिलेगा, और 60% हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। खुशखबरी की बात ये है, तो मतलब 12 लेक्चर देते में 60% हो जाएगा। और फिर जो मेरा नेक्स्ट प्लान है वो है कि भैया एटॉमिक जो आपका न्यूक्लियस चैप्टर है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो आपका चैप्टर है वो ना, इसमें का इसका जो वेटेज है चैप्टर का वो बहुत कम है, बहुत कम। मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता देता हूँ कितना नंबर का आता है, इससे 2 मिनट, 5 नंबर का आता है, सिर्फ बस 5 नंबर का, ठीक है ना। तो सबके अकॉर्डिंगली इसका वेटेज जो है थोड़ा कम है। और अगर चैप्टर 8 से देखें हम लोग, तो क्या 30 नंबर तो वहीं से आता है, 30 नंबर चैप्टर 8 से आते हैं। जो सिर्फ नाम का एक चैप्टर है उसके बहुत सारे डिवीजन हैं, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पीरियोडिक टेबल, आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड, मेटलर्जी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो इसे हम लोग पहले कवर करेंगे 8 चैप्टर, ताकि आपका 30 मार्क्स वहां से सिक्योर हो जाए, और 12 नंबर लाइट और करंट आपका मिला के हो जाएगा कितना, 24 हो गया, 54 नंबर आप कवर कर लो। और पहले का बिहेवियर ऑफ गैसेस और मिला के मैक्सिमम आपका 70 या 60%, 65 तक आप कर लो एकदम, ठीक है ना। 65 से ज्यादा ही मेरे ख्याल से होगा, 70 तो नंबर आपका कवर हो ही जाएगा। बचा है चैप्टर 1, जो कि अगर टाइम बचा तो लास्ट में मैं आपसे करवा दूंगा। वैसे चैप्टर 1 में कुछ ज्यादा है भी नहीं, चैप्टर 1 में बस इन्वायरमेंट के बारे में बात किया गया है। मैं आपको उसका नोट्स दे दूंगा, एक ही लेक्चर में मैं उसे खत्म कर दूंगा, उसका मैं नोट्स दे दूंगा। पूरा डिस्क्रिप्शन में एक पूरा तो नोट्स मिल जाएगा आपको, पूरा हैंड रिटन, उसी को आप देख लेना। और एक में थोड़ा मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और खत्म कर दूंगा। वो आपको उसका ऑब्जेक्टिव सब मिल जाएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़ा ज्यादा है, इसी के लिए उसे मैं मजबूरन मुझे कराना पड़ेगा, ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव बढ़िया से बढ़िया। तो बहुत डिस्कशन हो गया, तो आज का लेक्चर मैं यही एंड करता हूँ। और तब तक के लिए तैयार रहना कि भैया जो करंट खत्म हुआ, चैप्टर 8 खत्म हुआ, पूरा सिलेबस खत्म हुआ, तो
एक बढ़िया क्वेश्चन का सीरीज आ रहा है, अपन खूब पढ़ेंगे रगड़। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।